Good morning students, class 10th, subject English reader. Today we are going to continue our poem. First poem, Dust of Snow, question answer. Yesterday we read the poem. Today we are going to do question answer of this poem. In this poem, Frost's poem, okay, this is the poem of Robert Frost. I told you earlier that this is a poem of 8 lines. There is only 2 stanzas. And each stanza contains 4 lines and there is only 34 words. Robert Frost feels proudly to write this type of small poems. And in this poem, the poet wants to tell us that Robert Frost is a nature poet. He explains the Hamlet tree, that is a poisonous tree. And he also explained the crow. Crow is known for his ugliness and its shrewd sound. But in this poem, through the Hamlet tree and the crow, poet wants to tell us that my views, my outlook to look outside changes. पोइट कहता है कि कौवे ने, क्रो ने और साथ में हैमलेट ट्री ने मेरा जो आउटलुक है दुनिया को देखने का टोटली चेंज कर दिया. आई ऑलवेज रिमेन सैड, डिस्मे एंड मेलंकली, बट नाउ आई रिमेन हैप्पी लाइक क्रो. क्रो क्या करता है? इट इज सिटिंग ऑन दी हैमलेट ट्री. बर्फ इसके ऊपर गिरती है, देन ये क्या करता है? झाड़ देता है उस बर्फ. और इट मीन्स पोइट देखिए सिंबॉलिक पोएम है, तो इसमें सिंबल का यूज हुआ. जैसे उसने अपनी सारी परेशानियों को झाड़ दिया, वैसे पोइट सोचता है जब ये अपनी बर्फ को झाड़ रहा है, एक पॉइजनस ट्री यानी कि इतने पॉइजनस ट्री के ऊपर बैठना यानी कि डिफिकल्टीज के बीच में रहना, इतनी डिफिकल्टीज के बीच में भी ये खुश है. देन व्हाई आई एम सो सैड, व्हाई आई फील सो डिस्मे. तो वो सोचता है कि मुझे भी इसकी तरह ही अपनी प्रॉब्लम्स को खत्म कर देना चाहिए. नाउ बेटा वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन 1, there is only 3 questions and you have to write all these questions on your fair notebook. Question 1, what is the dust of snow? Dust of snow का क्या मीनिंग है? What does the poet say has changed his mood? पोइट किसको कहते हैं कि मेरा मूड चेंज कर दिया? हाउ हैज द पोइट्स मूड चेंज? क्या पोइट का मूड चेंज हुआ था? देयर इज 3 क्वेश्चंस एंड यू हैव टू गिव आंसर बोथ 3 क्वेश्चन. फर्स्ट देखिए इसमें, अ डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, यानी कि फाइन पार्टिकल्स होता है स्नो के बड़े अच्छे साफ सुथरे व्हाइट कलर के पार्टिकल्स यानी कि टुकड़े. This dust of snow changed the poet's mood. What does the poet say? Change his mood. देखिए उन्होंने कहा कि this dust of snow, जो dust of snow है ना, change the poet's mood. इसने चेंज किया है पोइट का मूड. ये कौवे क्रो के ऊपर गिरी थी तभी पोइट का मूड चेंज हुआ था. The poet's mood changed from that of dismay to joy. Dismay means sadness. पोइट का मूड dismay, it means sadness से joy की तरफ हो जाता है. He was holding the day in regret when this dust of snow fell on him. He was holding the day in regret. कहते वो हमेशा दुख में घिरा रहता था. When this dust of snow fell on him and this simple little thing brought him some joy. कहते जब इसके ऊपर ये dust of snow गिरती है तो क्या हो जाता है? This simple thing, हमें तो सिंपल से थिंग लगती है कि क्या हुआ, एक पेड़ के ऊपर, ट्री के ऊपर बैठा है क्रो, जो स्नो है इसके ऊपर गिर गई. बट दिस सिंपल थिंग क्या करती है? ब्रॉट हिम सम जॉय, इसको खुशी देती है. दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट. नाउ क्वेश्चन सेकंड, हाउ डज फ्रोस्ट प्रेजेंट, देखिए नेचर इन दी पोएम. The following questions may help you to think of an answers. There are 3 questions and you have to give the answer of both these 3 questions. First question is beta, what are the birds that are usually mentioned to poem in poems? कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो आमतौर पर पोएम में यूज किए जाते हैं. Do you think a crow is often mentioned in the poem?
कि किसी किसी पोएम में ही क्रो का यूज़ किया जाता है। तो व्हाट इमेज कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो, क्रो को के बारे में सोच के क्या इमेज आपके माइंड में आती है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, आंसर देखिए इसका, फ्रोस्ट हैज़ प्रेजेंटेड नेचर इन क्वाइट इन अनकन्वेंशनल मैनर, बड़े अनकन्वेंशनल मैनर में उसने, जो पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, उन्होंने ये प्रेजेंट किया है। वाइल इन अदर, देखिए जब हम दूसरी वर्ड्स का यूज़ करते हैं तो क्या होता है, नेचर पोएम्स वी केम टू नो अबाउट बर्ड्स, हमें बर्ड्स के बारे में पता चलता है, सच एज नाइटिंगेल, स्पैरोज। फ्रोस्ट हैज़ यूज्ड अ क्रो इन दिस पोएम, देखिए फ्रोस्ट ने यहाँ क्रो का यूज़ किया है। अ क्रो कैन बी एसोसिएटेड विथ समथिंग डार्क, ब्लैक एंड फोरबोडिंग। तो क्रो किस चीज़ के सिंबल होता है, डार्क, ब्लैक, फोरबाइडिंग का। That's why other poets usually mention singing nightingales or beautiful white doves in their poems. देखिए other poets हैं, mostly they use nightingales and other singing birds that looks very sweet, that sing very sweet. But in this poem, the poet has used the bird crow, and the bird crow is very black, very ugly. So poet has used a different symbol in this poem. This is the question. Now another question beta, another question is what, again देखिए again what is a hemlock tree, hemlock tree क्या है, why does not the poet write about a more beautiful trees such as maple, oak और pine। देखिए पोइट ने यहाँ किस चीज़ का यूज़ किया, हेमलॉक ट्री का। उसने पोइट को कहता है कि उसने यहाँ पर ब्यूटीफुल जो हमारे ट्रीज़ हैं, मैपल, ओक, पाइन, उनका यूज़ क्यों नहीं किया। अब इसका आंसर देखते हैं हम, उसने क्यों नहीं किया। तो क्या है यहाँ पर, आल्सो द पोइट हैज़ रिटन अबाउट अ हेमलॉक ट्री, तो यहाँ पर उसने हेमलॉक ट्री का यूज़ किया है, विच इज़ अ पॉइजनस ट्री। I told you earlier that it's a poisonous tree. He has not written about a more beautiful trees such as maple, oak, pine because these trees symbolizes beauty and happiness. देखिए पोएम के अकॉर्डिंग these symbols show happiness, but the poet wanted to show sadness. Frost wanted to symbolize the feeling of sadness and regret, which is why he had used a hemlock tree. Do you understand, beta? Why he used the hemlock tree? Hemlock is a poisonous tree, but he wanted to show sadness, so he used the symbol of crow. Now third question is beta, what do the crows and hemlock, what do the crow and hemlock represent? sorrow और joy, किस चीज़ को शो करते हैं। What does the dust of snow that the crow shakes off a hemlock tree stand for? I told you earlier that both of them शो किस चीज़ को करते हैं, सोरो को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर, ये किस चीज़ को शो करता है, जब वो क्या करता है, अपनी उसको झाड़ता है। अब देखिए द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सोरो, दोनों सोरो को शो करते हैं। डस्ट ऑफ स्नो दैट इज शेकन ऑफ द हेमलॉक ट्री बाय द क्रो स्टैंड्स फॉर जॉय। देखिए हेमलॉक जो बर्फ़ झाड़ता है वो जॉय को शो कर रही है। एंड उसके बाद देखिए स्टैंड जॉय एंड फ्रोस्ट एक्सपीरियंसेस, ही हैज़ देयरफॉर यूज्ड एन अनकन्वेंशनल ट्री एंड बर्ड इन ऑर्डर टू कंट्रास्ट देम विद जॉय इन द फॉर्म ऑफ सोरो। तो उसने जॉय और सोरो को कंट्रास्ट करने के लिए दोनों चीज़ों का यूज़ किया है। दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड। नाउ बेटा क्वेश्चन थर्ड, हैव देयर बीन टाइम्स व्हेन यू फेल्ट डिप्रेस्ड और होपलेस, क्या ऐसा आपकी लाइफ में टाइम आया है जब आप डिप्रेस्ड हो गए हो, होपलेस हो गए हो। हैव यू एक्सपीरियंस द सिमिलर मूवमेंट दैट चेंज योर मूड दैट डे, या कोई ऐसी मूवमेंट रही हो जिसने आपकी मूड को चेंज कर दिया हो। तो देखिए यस आई हैव फेल्ट डिप्रेस्ड एंड होपलेस ऑन सेवरल ओकेजन, सेवरल ओकेजन पे हो जाते हैं, बट आई स्ट्रांगली बिलीव इफ विंटर कम्स कैन सफरिंग बी फार बिहाइंड। देखिए ये बड़ी फेमस लाइन है वर्ड्सवर्थ की, इफ विंटर कम्स कैन सफरिंग बी फार बिहाइंड, कि अगर मुश्किलें चली जाएंगी तो अच्छी चीज़ें जल्दी ही आ जाएंगी। इट वॉज नॉट लॉन्ग एगो वैन वन डे माई क्लास टीचर बैडली स्कोल्डेड मी, टीचर ने बैडली स्कोल्ड किया, डांटा। शी टॉट आई हैड डेलिबरेटली लेफ्ट माई नोटबुक एट होम, क्योंकि मैं अपनी नोटबुक घर भुलाया था, विच वॉज नॉट ट्रू। आई वॉज फील्ड विथ सोरो एंड रिग्रेट, बट माई मूड सडनली चेंज when a young boy from 4th standard came to my classroom
ड्यूरिंग रिसेस एंड गेव मी अ हैंडफुल ऑफ चॉकलेट बार्स। कहते फिर एक 4th क्लास का एक बच्चा आता है, मुझे बहुत सारी चॉकलेट देता है। इट वॉज हिज वे ऑफ सेइंग थैंक्स टू मी बिकॉज आई हैड हेल्प हिम रिपेयर हिज बाइसिकल द प्रीवियस डे। बिकॉज आई हेल्प्ड हिम टू रिपेयर हिज बाइसिकल एंड बिकॉज ऑफ आई बिकेम वेरी हैप्पी। दिस इज द आंसर ऑफ बेटा क्वेश्चन 3rd। यू हैव टू राइट all these 3 questions in your fair notebook, neat and clean handwriting. Thank you. Have a nice day.